आज है 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा प्राधिकरण के 900 कर्मचारियों को संपत्ति का देना होगा हिसाब, वरना नहीं मिलेगा वेतन। नोएडा प्राधिकरण के लगभग 900 कर्मचारियों को 30 सितंबर तक अपनी चल अचल संपत्तियों का विवरण राज्य के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जो कर्मचारी ऐसा करने में विफल होंगे उन्हें सितंबर माह का वेतन नहीं मिलेगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा शहर के विकास में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्राधिकरण ने कई अहम फैसले किए। नए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की दरों में वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकेगा। इस फैसले से तिलपता, गौड़ चौक और परी चौक के आसपास के क्षेत्रों में भी विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रयागराज के इस स्टेशन से वैष्णो देवी धाम के लिए चली सीधी ट्रेन। प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से माता वैष्णो देवी धाम के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई। गुरुवार को फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि आज पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत शुभ दिन है। माता वैष्णो देवी धाम के लिए सीधी ट्रेन की काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो पूरी हुई। महाकुंभ के लिए 7000 बसेस चलाएगा परिवहन निगम। 8 अस्थायी बस स्टेशन भी बनेंगे। महाकुंभ मेले के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले इस मेले के लिए परिवहन निगम 7000 बसेस चलाएगा। साथ ही किसी भी असुविधा से निपटने के लिए मुख्यालय पर ही अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ये कंट्रोल रूम 3 शिफ्टों का काम करेगा। इसके अलावा 8 अस्थायी बस स्टेशन और 7 चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। ये निर्णय गुरुवार को अपर प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ हुई बैठक में लिए गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र व समाज निर्माता के रूप में खुद को तैयार करें शिक्षा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक को नवाचार पर काम करना चाहिए। पढ़ाई के आसान तरीके के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। वे स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाने पर काम करें। आत्मनिर्भरता दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी बृहस्पतिवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के 41 शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रही थी। बुलडोजर की राजनीति बंद करो, जंगली जानवरों पर लगाम लगाओ, मायावती ने योगी सरकार को घेरा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो बुलडोजर की राजनीति बंद करें और जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनाएं, जो मानव बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को यूपी के मंत्री का भरोसा, अब देर नहीं जल्दी न्याय मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि नियुक्ति की सूची जल्द जारी की जाए और ओबीसी अभ्यर्थियों को उनका हक मिले। कई घंटों तक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद मंत्री आशीष पटेल खुद बाहर आए और अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, आप सभी को जल्दी ही न्याय मिलेगा। यूपी रोडवेज के रिटायर हो चुके चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 2 साल के लिए फिर पा सकते हैं नौकरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब वो 2 साल ज्यादा नौकरी कर पाएंगे। हालांकि उनकी रिटायरमेंट 60 साल की ही उम्र में होगी, लेकिन 2 साल के लिए फिर से यूपीएसआरटीसी में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इन 2 वर्षों की सेवा के लिए 6 माह का अनुबंध होगा। उसके बाद ये अवधि बढ़ाई जाती रहेगी। इन चालकों को 250 किलोमीटर से ऊपर बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। लॉन्ग रूट पर इन चालकों को नहीं भेजा जाएगा। इसके पीछे उनकी उम्र वजह है। कंपनीज को नहीं मिले काबिल युवा, लौट गई 12,760 नौकरियां। कानपुर के उच्च शिक्षण संस्थानों में दी जा रही शिक्षा युवाओं को उतना काबिल नहीं बना पा रही कि वे नौकरी पा सकें। इस बात की गवाह सेवायोजन विभाग की ओर से लग रहे रोजगार मेले खुद दे रहे हैं। पिछले 1 साल में काबिल युवाओं की तलाश में रोजगार मेलों में आई 424 कंपनीज को निराशा के साथ लौटना पड़ा। 12,760 नौकरियां लेकर आई कंपनीज को महज 5,504 युवा ही हुनरमंद मिले।
अयोध्या से प्रयागराज के लिए बनेगा एक्सप्रेसवे, परिक्रमा स्थल से प्रतापगढ़ तक होगा निर्माण। अयोध्या प्रयागराज हाईवे की बाईं तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग 4 लेन की जगह अब एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने जा रहा है। इस 90 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुल 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इसमें एक्सप्रेसवे निर्माण के साथ किसानों के भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को भी शामिल किया गया। निर्माण कार्य की शुरुआत से 3 साल में परियोजना को पूरा किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने अयोध्या प्रयागराज हाईवे को अब 4 लेन में तब्दील करने के बजाय नए सिरे से एक्सप्रेसवे के निर्माण कराने की योजना बनाई है। ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने से पहले यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को अब सबसे पहले यूजीसी डीईबी पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। इसके बाद छात्र की डीईबी आईडी तैयार हो जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से यूनिक डीईबी आईडी बनाई जाएगी। यूजीसी ने नोटिस में कहा कि कुछ उच्च शिक्षा संस्थान गैर मान्यता प्राप्त ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज में छात्रों को दाखिला दे रहे हैं। इस तरह की ऑनलाइन डिग्री से छात्रों का फायदा नहीं मिलता। 30 दिन में चौथी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, बोले काशी के बाद अब अयोध्या धाम भी तमिलनाडु से जुड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों वर्ष पहले श्री राम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे। तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहाँ आज रामेश्वरम स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतुबंध का भी निर्माण हुआ। 30 दिन में चौथी बार अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, बोले काशी के बाद अब अयोध्या धाम भी तमिलनाडु से जुड़ा। राम दरबार का श्री विग्रह बनेगा 4.5 फीट ऊंचा। श्वेत संगमरमर की एक शिलाखंड से हो रही तैयार। राम मंदिर में प्रथम तल का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है और द्वितीय तल के साथ शिखर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार के श्री विग्रह के निर्माण का काम भी चल रहा है। ये निर्माण राजस्थान के जयपुर में श्वेत संगमरमर से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राम दरबार के लिए बनाए जा रहे विग्रह की ऊंचाई 4.5 फीट निर्धारित की गई। बंदरों के आतंक से जूझ रहा प्रयागराज, मथुरा से बुलाई जाएगी मंकी कैचर टीम। शहर के लोगों को बंदरों के आतंक और उत्पात से छुटकारा दिलाने के लिए मथुरा से मंकी कैचर टीम को बुलाया जाएगा। 1 माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर बंदरों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मंकी कैचर को एक बंदर पकड़ने के लिए 440 रुपए से लेकर 740 रुपए नगर निगम की ओर से वहन किया जा सकता है। अल्लाहपुर, दारागंज, अलोपीबाग, बघाड़ा, 0 रोड, झूसी, नैनी, फाफामऊ क्षेत्र में बंदरों का खौफ तेजी से बढ़ रहा है। एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। अब आगरा वाराणसी का सफर मात्र 7 घंटे में होगा पूरा। 2 दिन में आगरा रेल मंडल को दूसरी वंदे भारत मिल गई है। रेलवे बोर्ड ने आगरा से वाराणसी के मध्य वंदे भारत के संचालन को मंजूरी दे दी। 573 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय होगी। अब इस दूरी को तय करने में 10 घंटे से अधिक का समय लगता है। मंडल की ये चौथी वंदे भारत होगी। इसकी औसत गति 81.86 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेलवे के द्वारा जल्द ही ट्रेन का किराया और संचालन की तारीख घोषित की जाएगी। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कानपुर में अजय राय ने योगी सरकार को इन मुद्दों पर घेरा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कानपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी सरकार को तमाम मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। अजय राय ने शिक्षक भर्ती आंदोलन, बुलडोजर नीति और भेड़िए के हमले पर योगी आदित्यनाथ पर हमला कर दिया। मीडिया से मुखातिब होकर अजय राय ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, हमें कुछ मुद्दों को छोड़कर मोहब्बत की बात करनी चाहिए। सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर अखिलेश का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप, जात देख ली गई जान। सुल्तानपुर में डकैती के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई।
यूपी NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड, अब 20 सितंबर तक आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 में आवेदन की लास्ट डेट 5 सितंबर 2024 निर्धारित थी। ऐसे में जो अभ्यर्थी तय तिथि में फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए खुशखबरी है। विभाग की ओर से इस स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई। जो भी छात्र कक्षा 8वीं से अध्ययनरत हैं वे ऑनलाइन माध्यम में ऑफिशियल वेबसाइट पर कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 10 नवंबर 2024 को करवाया जाएगा। योगी सरकार में मंत्री कपिल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट पेश न होने पर अदालत सख्त। यूपी की योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ मुजफ्फरनगर की MP MLA विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में केस चल रहा है। कपिल देव अग्रवाल योगी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री हैं। यातायात नियम तोड़ने वालों से नितिन गडकरी निराश, बोले हम और कितना बढ़ा दें जुर्माना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यातायात नियमों के लगातार उल्लंघन पर निराशा जाहिर की। उन्होंने ये भी कह दिया कि आखिर सरकार कितनी बार जुर्माने की राशि बढ़ा सकती है। उनका कहना है कि लोगों को भी व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। खास बात तो यह है कि साल 2019 में सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए थे, जिसमें भारी जुर्माने और दंड के प्रावधान थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हम यातायात नियमों को लागू करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी बाई इलेक्शन 2024 में यूपी की इन 5 सीटों के लिए बीजेपी ने सेट कर दिया गेम। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले बीजेपी बड़ी प्लानिंग से काम कर रही है। निगम और आयोग के सहारे जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर वर्ग को खुश करने की पूरी झलक अब तक की घोषित निगम और आयोग की लिस्ट में दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी खास तवज्जो दी जा रही है और जाति बिरादरी का पूरा गठबंधन नजर आ रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे गौतम अडानी, पहली बार विदेश में एयरपोर्ट खरीदने की तैयारी। भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी ने एक बार फिर से तेजी से अपने ग्रुप का विस्तार करना शुरू कर दिया है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी वो आक्रामक तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हैं। इसी कड़ी में अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने विस्तार योजनाओं के तहत अफ्रीकी देश केन्या में एक एयरपोर्ट को खरीदने और इसे चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्होंने केन्या में एक कंपनी स्थापित की। इस कंपनी का नाम एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है। करजन ब्रिज पर रेलवे प्रशासन में अभी भी चल रही बात। फाफामऊ और तेलियरगंज के बीच गंगा पर बने करजन ब्रिज को लेकर अभी भी रेलवे और प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। उत्तर रेलवे ने ब्रिज को कबाड़ घोषित कर दिया है। प्रशासन ब्रिज को म्यूजियम बनाना चाहता था। गुजरात में हैंगिंग ब्रिज पर हुए एक हादसे के बाद प्रशासन ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लखनऊ मंडल के DRM सचिंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि रेलवे और प्रशासन के बीच बातचीत हो रही है। रेलवे ब्रिज को कबाड़ के तौर पर बेचना चाहता है। मंडल रेल प्रबंधक ने साफ कर दिया कि रेलवे अनुपयोगी ब्रिज को मुफ्त में नहीं देगा। विश्व युद्धों में इस्तेमाल हथियारों में दर्शकों ने दिखाई दिलचस्पी। भीष्म टैंक और आकाश ने भी किया आकर्षित। वियतनाम युद्ध हो या इजराइल हमास के बीच हुई जंग, प्रथम विश्व युद्ध हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में हुए तमाम युद्धों में इस्तेमाल सैन्य हथियारों ने दर्शकों को आकर्षित किया है। दर्शकों ने इन हथियारों में खासी दिलचस्पी दिखाई। बात हो रही है मध्य कमान की ओर से सूर्या खेल परिसर में चल रहे सशस्त्र बल समारोह के अंतिम दिन की। अर्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत की खबर, खाली नहीं करना पड़ेगा सरकारी मकान। अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों, अफसरों और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत इन कर्मियों को एकाएक अपना सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। पहले इस संबंध में सरकारी मकान रखने की आखिरी तिथि को 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।